नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज इंडिया किसी देश से सवाल नहीं कर रहा है। आज सवाल किसी बयान से नहीं, किसी पॉलिटिशियन से नहीं। आज सवाल इंडिया बोल रहा है में अमेरिका के कथनी और करनी के बीच खाई का है। डोनाल्ड ट्रंप, वही ट्रंप जो हर मंच से कहते हैं हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ेंगे। वही ट्रंप जो कहते हैं कि अमेरिका में किसी भी मुसलमान को एंट्री नहीं देंगे। वही ट्रंप जो कहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वही ट्रंप बार बार किसे बुलाते हैं? आतंकवादियों के आका, आतंकवादियों के एक्सपोर्टर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में लाइसेंसी दहशतगर्दी। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, और उस वर्दी के सबसे टॉप पर जो आदमी बैठा हुआ है मुल्ला मुनीर को। वही मुनीर जो आतंकवाद का पर्यायवाची बन गया है, उसी मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से व्हाइट हाउस में इनवाइट किया, उसके साथ लंच करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए। तो भारत देश ये पूछ रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पाखंड नहीं तो और क्या है? आतंकवाद को लेकर किसी भी देश का मानदंड क्या हो सकता है? एक लोकतांत्रिक देश का मापदंड, एक सामाजिक कंट्री का मापदंड क्या हो सकता है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, वो भी बगैर किसी दोहराई के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई दोहरे मापदंड अपनाती है। सवाल सीधा है, जिस पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को पनाह दिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा गुनहगार था, अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मिट्टी में मिलाया। जिस पाकिस्तान से आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलती हैं, जो आतंकवाद का पौध बनाता है, पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, आज भी आतंकियों की रणनीतिक संपत्ति वहां चलती है, उसी पाकिस्तान के आतंकियों के आका मुनीर को व्हाइट हाउस में बार बार बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप सीना ठोक के कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? आतंकवाद के सरपरस्ती में चलने वाली फौज का मुखिया अमेरिका की सत्ता के सबसे पवित्र गलियारे में लंच की टेबल पर बैठने जा रहा है। तो फिर ये लड़ाई किसके खिलाफ है? आतंकवाद के खिलाफ या फिर सिलेक्टिव मुल्कों के खिलाफ, जहां आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? और जो आतंकवाद को इस्तेमाल कर रहा है वो आतंकी नहीं तो फिर क्या है? अब डोनाल्ड ट्रंप का पाखंड देखिए क्या है। मुनीर आतंकियों के लॉन्च पैड बनाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसी मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच कराते हैं। जो पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक है, डोनाल्ड ट्रंप उसे ग्रेट पाकिस्तान बताते हैं। जो देश आतंकियों को भर भर कर फंडिंग देता है, उसी पाकिस्तान को आईएमएफ से अमेरिका कर्ज दिलवाता है। जो हाफिज मसूद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, टीआरएफ, अल-कायदा, तालिबान, टीटीपी जैसे संगठनों का घर है, और ये अमेरिका के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। लेकिन वही पाकिस्तानी रिजीम अमेरिका का लाडला है। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति कभी यूएस के दुश्मन थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी। अमेरिकी सैनिकों के सिर धड़ से अलग करके हाथ में दोनों सिर को पकड़कर फोटो खिंचवाया था। लेकिन बिजनेस के लिए, मुनाफे के लिए अमेरिकी सैनिकों की इस शहादत को ताक पर रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अल शरा से भी दोस्ती कर ली। वो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, लेकिन आतंकवाद पर एक्शन सिर्फ मुनाफा अनुसार लेते हैं। याद करिए, जब भारत आतंकवाद का मुद्दा उठाता है तो अमेरिका हमें संयम रखने की बात कहता है, ज्ञान देता है, भाषण देता है, संयम रखो, बातचीत करो, शांति बनाए रखो। जब भारत आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन करता है तो अमेरिका धमकी देता है ट्रेड डील की,
बकौल ट्रंप। यानी जब बात पाकिस्तान की आती है तो अमेरिका दहशतगर्द के जनरल को गले लगाता है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाता है, उसके साथ रणनीति बनाता है और उसे एशिया का एक पार्टनर बताता है। तो ये ट्रंप की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी हुई कि नहीं हुई, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हुई कि नहीं हुई, बताइए ना। एक तरफ ट्रंप मुस्लिम कट्टरपंथ पर हमला करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी आतंकवाद की फैक्ट्री के मुखिया को अपने व्हाइट हाउस बुलाते हैं और लंच कराते हैं, डील करते हैं। तो सवाल यह है, क्या आतंकवाद पाकिस्तान का अमेरिका के लिए अच्छा है? क्या वो गुड टेररिज्म की कैटेगरी में आता है? क्या अमेरिका दुनिया को दो चश्मे से देखता है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म? क्या आतंकवाद तब तक गलत है जब तक वो अमेरिका के काम ना आए? अगर वो अमेरिका के काम आए तो फिर वो गुड टेररिज्म है। जैसे कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सिर्फ एक जनरल नहीं है, वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, आतंकी संगठनों को संरक्षण देता है, आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी जनरलों को भेजता है और भारत विरोधी आतंक को शय देता है, हवा देता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों को सपोर्ट करते हैं? अमेरिका इन चीजों को सपोर्ट करता है? और अगर करता है तो अमेरिका को खुलकर बात करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारा गंदा काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम अमेरिका के लिए 30 सालों से गंदा काम करते आ रहे हैं। क्या यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है? यह सिलेक्टिविज्म का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। भारत के बहुत मशहूर शायर हुए राहत इंदौरी, उनकी शायरी का एक बहुत अच्छा मिसरा है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और अमेरिका का मकान जला है। 9/11 ले लीजिए, अभी व्हाइट हाउस के करीब आतंकी हमला हुआ था। तो ये मिसरा तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आप अगर अमेरिका में आंकड़े देखेंगे तो अमेरिका में कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हम मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे, लेकिन वहीं पर मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। साल 2007 में मुस्लिम पॉपुलेशन 0.4 थी, साल 2014 में 0.9% हो गई, 23-24 में बढ़कर 1.2% हो गई। पिछले 16-17 के वर्षों में मुस्लिम आबादी दोगुनी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप इंग्लिश में बयान देते हैं, What the hell is going on? इसी बात को लेकर, और कहते हैं कि हम मुसलमानों की एंट्री अमेरिका में बैन करने जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर के पौ-बारह हुए पड़े हैं। लेकिन खबर यह भी है कि पाकिस्तान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी डिमांड कर दी है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर की नींद उड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की तैनात का ऑर्डर दे दिया है। अब मुल्ला मुनीर के लिए आदेश गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए चापलूसी की जा रही थी, वो चापलूसी भारी पड़ रही है। अगले हफ्ते अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुल्ला मुनीर की मुलाकात होने वाली है। मुल्ला मुनीर के सामने ट्रंप का वफादार बनने वाला ड्रामा सबसे बड़ा संकट बन चुका है। ट्रंप चाहते हैं कि 20,000 पाकिस्तानी सेना गाजा भेजी जाए। गाजा में सेना भेजने का मतलब है पाकिस्तान में गृह युद्ध।
अरब देशों से दुश्मनी और पाकिस्तान का फिलिस्तीन प्रेम वाला एजेंडा भी ध्वस्त हो जाना। ट्रंप समर्थक कहेंगे ये कूटनीति है, रणनीति है, रियल पॉलिटिक्स है। लेकिन सवाल पूछना जरूरी है कि अगर यही रियल पॉलिटिक्स है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का भाषण किस काम का है? दुनिया देख रही है अमेरिका उपदेश देता है लेकिन व्यवहार में समझौती करता है। दुनिया यह भी देख रही है आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका का स्टैंड सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है, वो उसके मुनाफे से मेल खाता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का आतंक के खिलाफ युद्ध सिर्फ एक नारा है? क्या पाकिस्तान अब भी अमेरिका का जरूरी बुरा बना रहेगा, यानी गुड टेररिज्म के खाते में रहेगा? क्या आतंकवाद पर वैश्विक लड़ाई पाखंड की भेंट चढ़ता रहेगा और अमेरिका का पाखंड दुनिया कब तक बर्दाश्त करते रहेगी? जवाब तो आना चाहिए, क्योंकि जब आतंकवाद पनपता है तो वो पासपोर्ट नहीं देखता, धर्म भी नहीं देखता, दोस्त और दुश्मन में भी फर्क नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुनाफे और नुकसान में फर्क जरूर कर रहे हैं और इसी के बीच वो आतंकवाद को नजरअंदाज कर रहे हैं और आतंकिस्तान को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। और मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, इस पॉलिसी के लिए, इस नीति के लिए अमेरिका को एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। अब वो कल हो, परसों हो, 1 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, लेकिन होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो एक समय में दहशतगर्दों के लिए स्वर्ग माना जाता था, आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ ही इतने टेररिस्ट ग्रुप पनप गए हैं जिसे पाकिस्तान करा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, 1971 में जितने लोग मारे गए, उसके बाद साल 2025 एक ऐसा साल पाकिस्तान का रहा है जहां 1971 के वॉर के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, और वो भी किसी वॉर में नहीं, आतंकी हमलों में मारे गए, विद्रोहियों की लड़ाई में मारे गए। तो ये अमेरिका तय करे कि उसकी पॉलिसी उसे सूट कर रही है या फिर उसे गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। क्या सही वक्त आ चुका है, या डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी को कब रिव्यू करेंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, जेएनयू से। सीए डॉक्टर अमन शुक्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल जल्दी से स्वर्ण सिंह जी से पूछ लूं। स्वर्ण सिंह जी, आखिर अमेरिका की मजबूरी क्या है? आतंकवाद पर ये दोहरा गेम क्यों? अमेरिका की मजबूरी आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही हैं, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि उनकी जो दोहरी नीति है आतंक को लेकर, मुझे लगता है दोहरी नीति से ज्यादा उनका जो अटपटा तरीका है विदेश नीति चलाने का, वो कभी कभी इन चीजों को दोहरी नीति के नजर से सामने करता है। अपनी विदेश नीति में वो अक्सर व्यावसायिक एक तरह से रुझान सामने लाने की कोशिश करते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है। तो उसमें भी यदि कोई देश, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि फील्ड मार्शल मुनीर यदि उनको ये भरोसा दिला दें कि वो पाकिस्तान में बड़े तेल भंडार दोह सकते हैं या रेयर अर्थ मटेरियल को वो माइनिंग कर सकते हैं, तो वो उनको लगता है कि उनको दोस्ती करनी चाहिए पाकिस्तान से। ठीक उसी तरह से एक दर्जन मुस्लिम देशों को वो एक फहरिस्त सूची जारी करते हैं कि वहां से लोग अमेरिका नहीं आ पाएंगे। तो उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि सीधी कोई गहरी सोच उनकी विदेश नीति के पीछे है, या आतंक को लेकर उनकी कोई बहुत साफ रुझान है। कभी वो बार बार कहते हैं कि पिछले जो जितने भी राष्ट्रपति थे वो केवल पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, जो मैं करता हूँ। फिर वो ये भी साथ ही कहते हैं कि मुस्लिम्स आर गुड पीपल, टेररिस्ट डू नॉट रिप्रेजेंट इस्लाम। तो वो हमेशा उल्टी सीधी आज इधर कल उधर की बात करते हैं। तो उससे उनको, जैसे यूएई ने मान लीजिए कि एक $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट कर दिया तो यूएई दोस्त हो गया। सऊदी अरेबिया ने $310 बिलियन के हथियार खरीद लिए, सऊदी अरेबिया दोस्त हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अपनी सोच में कोई सीधी एक तरह से दर्शन उनका कुछ नजर आता है। तो फिर ये खड़ियाली आंसू क्यों है? क्या
इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, क्यों ये ड्रामा है फिर? उसके उसके पीछे जो मुझे लगता है कि ना केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बिल्कुल असमंजस और कंफ्यूजन है, अंदर आपने जिक्र ये भी किया कि अमेरिका के अंदर जो है वो ना केवल इस्लामिक लोगों की, मुस्लिम लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस तरह के दोहरे जो बयान आते हैं राष्ट्रपति ट्रंप से, उससे क्या है कि वो पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन अमेरिका में भी बहुत जागरूक हो गई है, पॉलिटिकली एक्टिव हो गई है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आगे उभर कर सामने आते हुए नजर आते हैं। उसका भी असर पूरी अमेरिका के अंदर आएगा। और मुझे लगता है कि ये, आपने पूछा कि क्या मजबूरी है अमेरिका की, मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप खुद ही आज अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि वो विदेश नीति में उनका अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आया है। वो भी कहता है कि वो केवल अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ध्यान देंगे, बाकी दुनिया की चिंता वो नहीं करेंगे अनलेस उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। तो रोज कुछ ना कुछ नई चीज जो सामने आती है उससे लगातार चिंता बनी हुई है, सभी माइनॉरिटीज को चिंता बनी हुई है। और मुस्लिम लोग एक बड़ी माइनॉरिटी, 1% लोग अमेरिका में हैं, और कहा जा रहा है कि वो शायद 2050 तक 2% हो जाएंगे। और उसमें खास बात ये कि करीब करीब 1/3 जो मुसलमान अमेरिका में हैं वो दक्षिण एशिया से ही हैं, और दूसरी बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की 1/3 वो हैं जो ब्लैक्स हैं, और नॉर्मली अमेरिका में ही उनका जन्म हुआ है। इमिग्रेंट्स को देखें तो साउथ एशिया से सबसे ज्यादा बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से मुस्लिम वहां गए हैं। तो हमारा सीधा उससे लगाव हो जाता है कि अंदर में क्या उथल पुथल हो रही है वहां अमेरिका में माइनॉरिटीज को लेकर, और उसका क्या असर भारत पर या दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। तो इस तरह से जो दोस्ती के संबंध पाकिस्तान के साथ आपने जो जिक्र किया, वो मुझे नहीं लगता है कि बड़े ठोस आधार पर बनाए गए हैं। उनकी कल को सोच बदल भी सकती है, और पाकिस्तान को पहले भी वो पहले कार्यकाल में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह चुके हैं, और हो सकता है आने वाले महीने में फिर कुछ उनका बदल जाए जो रवैया है, और पाकिस्तान को खराब तरह से वो पेश आए पाकिस्तान के साथ भी। तो ये जो तय ना कर पाना कि वो उनकी सोच है क्या, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल। और इसमें देखिए, आप पाकिस्तान में फिलहाल देखिए सिचुएशन इंटरनली, और बांग्लादेश के सिचुएशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बांग्लादेश के भी इंटरनल सिचुएशन को अगर देखें, चूक साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? संजीव जी और मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। इंडिया के इर्द गिर्द भी बहुत हैपनिंग है, और वो एक तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे उसको बैक टरा CIA। पाकिस्तान तो खुलेआम, अब तो पाकिस्तान अमेरिका टाइज तो सामने आ ही चुके हैं। नमस्कार है जी, जय भारत है। मैं हमेशा भारत। कहता हूं कि थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी इकोनॉमिक्स तो समझ आएगा पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स। मैं इसको पहले आसान भाषा में पहले ओपनिंग स्टेटमेंट देने की कोशिश करता हूं। कुछ लोगों ने हमेशा नैरेटिव ऑफ वर्ल्ड को हमेशा कंट्रोल किया है, यानी कि जितने भी नॉर्मल पीपल हैं, हम जैसे लोग, हमारा जो नैरेटिव है वो कुछ चंद लोग कंट्रोल करते आए हैं। इसको पहले हम कहते थे स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर, और आज के डेट में माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल करना भी एक तरह से स्लेवरी है। 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी का जो एजेंडा है इन सो कॉल्ड कुछ चंद लोगों का, वो है रेडिकलाइजेशन, और दूसरा है कम्युनिज्म। स्पेशली उन इकोनॉमीज में जो उनके हिसाब से नहीं चलती, या वो इकोनॉमीज जो अपने आप में पुरानी रिच सिविलाइजेशन के कारण अपने आप बढ़ सकती हैं, उसके ऊपर चेक रखने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत की सिविलाइजेशन रिच सिविलाइजेशन है, सनातन एक तरह से सिविलाइजेशन है, और अपने आप फिर उभर जाती है, उसको रोकने के लिए आप उसका एंगल समझ सकते हैं। अब कोई भी ऐसा इशू जो मॉडर्न वर्ल्ड में लाया जाता है वाया नैरेटिव, वो हमेशा ब्रिंगिंग पावर के साथ आता है, जो कि करेंसी से होता है, मनी से नहीं होता। तो ये जो चंद लोग हैं जिनको आप इकोनॉमिक्स की भाषा में ओलिगोपोलिस्ट बोल लो, या जियोपॉलिटिक्स में इसको कई लोग हम डीप स्टेट कहते हैं, या फाइनेंशियल मार्केट्स में हम इसको मार्केट माफियाज या मार्केट मेकर्स कह लें, ये सारा का सारा मनी, करेंसी नहीं, मनी, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मनी या मनी का वर्थ, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, लैंड है, फार्म लैंड है, उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, और आम जनता के हाथ में पीस ऑफ पेपर देते हैं, जिसकी प्रिंटिंग मशीन इनके पास होती है। उस पीस ऑफ पेपर से ये माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो करेंसी, फिएट करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी हो। अब कोई भी कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज जहां पे एक तरह से उनका वर्चस्व चलाना है, वहां पे उनको रेडिकलाइजेशन, कम्युनिज्म, ऐसा तरह का ज्ञान लेकर आना पड़ेगा।
इसी को अब हम लिंक करते हैं कि भारत के साथ ऐसा पंगा क्यों, क्योंकि ये जो करेंसी की जो प्रिंटिंग मशीन है वहां पे भारत उसको सीधा टक्कर दे रहा है, स्पेशली ब्रिक्स का जो एक तरह से वर्चस्व को आगे लेकर जाने में। वहां पे परेशानी ट्रंप पार्ट 2 में हुई है। एंड ये सिर्फ ट्रंप नहीं, ये ओवरऑल डीप स्टेट, चाहे एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट जो यूरोप यूके से कंट्रोल होती हो, या जो न्यू ऑर्डर डीप स्टेट जो इस टाइम पे यूएस से कंट्रोल होती है, वो सारों को अब समझ आ रहा है कि अगर करेंसी का सिस्टम फ्लॉप हो गया, जो पहले यूनिपोलर वर्ल्ड करेंसी होता नहीं था, तो ये और अब पाकिस्तान से मिलकर कौन सा करेंसी मजबूत करना चाह रहे हैं चुग साहब? पाकिस्तान और चाइना हमारी दुखती रग है, और भारत ही ब्रिक्स की कंट्रोल कर रहा है। तो एक तरह से भारत को नीचे दिखाने के लिए क्या तरीका हो सकता है? आप हिस्टोरिकली भी जाओ, चाइना को भी अगेंस्ट भारत रखा था और पाकिस्तान को हमेशा अगेंस्ट भारत रखा हुआ है। तो वही एंगल पाकिस्तान को जानबूझ के खुश कर रहे हैं ताकि भारत को चुभन हो, क्योंकि उनको चुभन किस बात की हो रही है कि भारत ब्रिक्स को लेकर चल रहा है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया को खड़ा कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इकट्ठा कर रहा है, लैटिन अमेरिका को इकट्ठा कर रहा है, जहां पे एक तरह से वर्चस्व जो तो मतलब पुराना, इसके लिए आतंकवाद से भी समझौता करेगा अमेरिका? सॉरी, इसके लिए आतंकवाद से भी समझौता करेगा अमेरिका? बिल्कुल। आप हिस्टोरिकली देखो, ये 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी का एजेंडा पॉइंट ही दो है, रेडिकलाइजेशन और कम्युनिज्म। अब मॉडर्न 21st सेंचुरी में एक और एजेंडा पॉइंट आ गया, वोकिज्म। ये सब नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। पहले बेड़ियों से कंट्रोल होता था, बॉन्डेड लेबर स्लेवरी से, अब नैरेटिव से है। जी संजीव श्रीवास्तव जी, क्यों भारत जो है वो एक तरह से ट्रंप की नजरों में एक दुश्मन देश के तौर पर ट्रंप उसे देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए और एक तो सर्टिफाइड आतंकी के लिए? मैं सर्टिफाइड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तो मुनीर को फील्ड मार्शल से ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है और न्यू कमांड भी दे दिया गया है, उसके लिए रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। क्या भूल गए अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन वहीं मिला था, जो बाकी के खतरनाक ड्रेडेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं सारे पाकिस्तान में मिलते हैं, फिर कहते हैं जी हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कैसी लड़ाई है कि आप आतंकवादियों के लिए रेड कार्पेट दे रहे हैं? देखिए, इसमें विवेक जी कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के जो आतंकवाद के संदर्भ में नीति है उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स में, यदि अपने देश के अंदर कोई आतंकवादी घटना हो गई, कोई 9/11 हो गया, कोई अन्य घटना हो गई, या अमेरिका के बेसिस पर अगर किसी ने हमला किया है, तो उसके लिए जिम्मेदार जो भी आतंकी हैं उसको अमेरिका जो है हंट डाउन करता ही करता है, और उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमेरिका चलता है। और अमेरिका ऐसे जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति पर भी अमेरिका चलता है। चाहे किसी आतंकी को ढूंढने के लिए 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, उसको अमेरिका हंट डाउन करके ही रहता है। ये अमेरिका की हिस्ट्री है, अमेरिका की नीति है। लेकिन ये जो अमेरिका की आतंकवाद के संदर्भ में नीति है, वो अपने देश के अंदर या अपने जो इंटरेस्ट हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर उसके बेसिस इत्यादि पे किसी ने हमला किया, कोई अलकायदा उसे थ्रेट दे रहा है, कोई ISIS उसे थ्रेट दे रहा है, तो अमेरिका उसे बख्शता नहीं है। लेकिन यदि जब आतंकवाद के संदर्भ में जब आता है कि भारत के ऊपर कोई हमला करने वाला है, कोई लश्कर ए तोयबा, कोई जैसे मोहम्मद, कोई इंडिया सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके प्रति अमेरिका अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट, जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में है या अन्य जगहों पे है, उसके लिहाज से वो नरमी बरतना शुरू करता है। तरह तरीके की ग्रे, कोई ब्लैक एंड व्हाइट वहां बात नहीं होती, वहां से ग्रे एरियाज बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, और ये भी है वो भी है। तो इस तरीके से अमेरिका की जो एक नरम नीति और उसको मैं कहता हूं डबल स्टैंडर्ड्स बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि यदि आतंकवाद की चुनौती पर मानवता को विजय पानी है, तो आतंकवाद के संदर्भ में एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो एक काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही गहरा कोऑपरेशन होना चाहिए, जो कि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उसकी कमी दिखाई देती है। मैंने इस बात को अमेरिका के डिप्टी एम्बेसडर से भी एक मुलाकात के दौरान कहा था, एक कॉन्फ्रेंस में मिली थी, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें बहुत कुछ करना बाकी है और जो कि अभी तक नहीं हो पाया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत और अमेरिका की ये जो कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो तब तक और गहरी नहीं हो सकती जब तक कि काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है दोनों देश अच्छा नहीं करते। ये अवश्य है। अभी हाल के समय में एक डॉक्टर तहाबुर हसन राना को अमेरिका ने वहां से भेजा हमारे पास, वो हमारी कस्टडी में है। लेकिन अमेरिका और भारत यदि साथ मिलकर के, मैं बार बार इस बात को कहता हूं
यदि अमेरिका और भारत का ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो, ज्वाइंट स्ट्रेटजी के साथ हम काम करें, तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पे भारत को भी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। भारत में भी बहुत सारे आतंकी वांछित हैं जो कि पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, और अमेरिका ने जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को अब्बोटाबाद में मार गिराया, अमेरिका के पास जो उसके इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओसामा और बिन भारत लादेन की अपनी जो एजेंसी, या सिर्फ पाकिस्तान नहीं संजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका का जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, वो भी उस दरमियान जब 9/11 का सबसे खूंखार आतंकी जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ था, पाकिस्तान से ही ऑपरेट कर रहा था, पाकिस्तान में छिपा हुआ था, पाकिस्तान ने उसको शरण दिया हुआ था। एबटाबाद में आर्मी हेडक्वार्टर के जस्ट बगल में वो रह रहा था, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल शरा जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के गर्दन उतार दिए, सिर हाथ में लेके फोटो खिंचवाई। आज भी गूगल पर वो फोटो मौजूद है, कोई भी व्यक्ति गूगल करेगा उसे वो फोटो दिख जाएगी। उसको भी व्हाइट हाउस बुलाया, लंच कराया, साथ में फोटो खिंचवाया और कहा ये बहुत शानदार व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपने सैनिकों की शहादत का सम्मान ना कर पाए, जो व्यक्ति अपने सैनिकों की शहादत को नजरअंदाज कर दे, उसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे हो सकता है, अमेरिका फर्स्ट की नीति कैसे हो सकती है? उसको तो वैसे ही लोग पसंद आएंगे, जैसे कि मुल्ला मुनीर पसंद आएगा, अल शरा पसंद आएंगे, शहबाज शरीफ पसंद आएंगे। मैं मलिक साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर जल्दी से, फिर मैं जी आप कुछ ना कहना चाह रहे जी संजीव जी। हाँ जी देखिए, ये अल शरा की आपने बात की, सीरिया के जो राष्ट्रपति अभी बने हैं, पहले अलकायदा के आतंकी के रूप में उनके ऊपर बहुत बड़ी बाउंटी अमेरिका ने रखी हुई थी। बिल्कुल। और जैसा कि हम, और ये जो डबल स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, वहां सीधा सीधा दिखाई देता है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मुल्ला मुनीर को जिस तरीके से लंच पे बुलाया जाता है, अभी तीसरी बार वो यात्रा करने जा रहे हैं, 6 महीने के अंदर ये तीसरी यात्रा होगी मुल्ला मुनीर की, फील्ड मार्शल मुनीर की। तो ये, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर राष्ट्रपतियों की आप तुलना करें, यदि बराक ओबामा की तुलना करें या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशंस की तुलना करें, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो एक आतंकवाद, जो कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर जो हमला करने का और उसे प्रहार करने का, उसे ध्वस्त कर देने का, ट्रंप का जो एक अच्छा रिकॉर्ड मैं अवश्य कहूंगा। और पिछले जो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आईएसआईएस की जो फिजिकल टेरिटरी, जो कि अबू बकर अल बगदादी नामक आतंकी ने, आईएसआईएस का जो सरगना था, उसने रक्का और मोसुल में बना रखी थी, उसको उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और अमेरिका ने नंगरहार प्रोविंस जो अफगानिस्तान का है, वहां पर MOAB मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिराए और वहां पर भी ISIS के को भारी क्षति पहुंचाई थी। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर एक सीधा सीधा इसके ऊपर बात करते हुए कड़े प्रहार किए, जो कि बराक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन इस संदर्भ में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। बराक ओबामा ने कभी भी ISIS के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाइयां नहीं की, सिर्फ वो बातें बड़ी बड़ी करते थे इस संदर्भ में, लेकिन जहां तक एक्शन लेने की बात आती थी तो ट्रंप के फर्स्ट रिजीम की वजह से ही भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे हुए थे। इस दरमियान भारत और अमेरिका ने कई डील साइन किए, हम जो हमने क्वाड भी बनाया एक, हम काफी करीब भी आ गए। लेकिन सेकेंड रिजीम में जो चीजें सामने वो परेशान कर रही हैं, वो पावर बैलेंस बिगाड़ रही है, वो आतंकवादियों को एज दे रही है। मैं आता हूं संजीव सर आपके पास, मैं मलिक सर का एक रिएक्शन ले लूं इस पर, फिर मैं जल्दी से स्वर्ण सिंह जी और चुग साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक सर। विवेक जी देखिए, हाँ जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन किया, ट्रंप साहब का ये दोहरी नीति नहीं है, एक पाखंड है। आप एक तरफ से तो पूरी दुनिया में ये पूरा एक परचम लहरा रहे हो कि जी हम अपने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है, उसको दुनिया से खत्म किया जाना चाहिए। ऊपर से आप सबसे दुनिया के बड़े सबसे आतंकिस्तान और वहाँ की जो पूरा सेंटर, एपी सेंटर ऑफ द टेररिज्म है, आप उसको बुला के अपने उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट मैंने आपसे पहले से भी आपके साथ शेयर करता रहा हूँ कि मुनीर को बुलाकर वो लंच या डिनर नहीं करा रहे हैं, वो उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ों को उसके हाथ से पूरा कराएंगे। अभी मुनीर को बुलाया जा रहा है तो उनसे अकाउंटेबिलिटी भी मांगी जाएगी कि हमने जो आपको काम करने को दिए थे, आप प्लीज उनको बताइए कहाँ क्या क्या कितना पूरा किया, उनको नहीं किया। भारत के खिलाफ मुनीर को तैयार करना और मुनीर की उनकी जो एम्बिशन है उनको पूरा करना, उनको आशीर्वाद देना, ये सब उनके कथन के पूरा विरोध में जाता है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। कहाँ जाता है इनका इस्लामिक आतंकवाद, जब भारत के अंदर यहाँ पे हिंदुओं को जाके मारा जाता है, उनके धर्म पूछ के, उनके कपड़े उतार के उनकी शिनाख्त की जाती है। कहा जाता है उन्होंने एक शब्द दिया, उन्होंने ऐसा कुछ किया, सिर्फ एक लिप सर्विस के अलावा कुछ किया उन्होंने नहीं किया। और जब भारत ने एक्शन लिया, ऑफ सिंदूर किया, उसके ऑफ सिंदूर के बाद उसके वाई लेने के लिए सबसे आगे आ गए, यानी उसको भी एनकैश करना चाहा। भारत के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद की कोई जो
एक तरह से आतंकवाद है, वो कोई नया थोड़ा ही है। हम तो पिछले 30 35 40 साल से झेल रहे हैं इस चीज को, और इन्हीं का कॉइन उछाला हुआ है, इन्हीं का ये नारा दिया हुआ है, गुड एंड बैड टेररिज्म। जो उनके लिए काम करे, जो उनके टूल बने हुए गुड, और जो उनके खिलाफ काम करे वो सब बैड। 2001 के बाद उन्होंने कहा, कौन सा ऐसा इंसिडेंस है 2001 से पहले, जब तक कि उनकी ट्विन टावर को ध्वस्त नहीं किया गया और हजारों लोगों की बलि चढ़ा दी गई, उससे पहले ऐसा कौन सा इंसिडेंट जो अमेरिका के वहां के प्रशासन ने या वहां के किसी भी राष्ट्रपति ने इस्लामिक आतंक का कोई काम लिया? खुद अपने सैनिकों को मरवा के, आपने सही कहा, और चुग साहब भी सही बोल रहे थे। देखिए, अमेरिका एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ये आतंकवाद को, इस्लामिक आतंकवाद के। इस्लामिक आतंकवाद क्या किया? ईरान के खिलाफ वो पाकिस्तान को तैयार कर रहा है, क्योंकि अपनी फौज को वहां कमिट नहीं करना चाहता है। अपने टूल्स की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और अफगानिस्तान के खिलाफ जो उनका एयर बेस को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, मुनि से पूछा जाएगा, हाँ जी आपने कितना काम किया हमारे कॉज के लिए। इसके साथ साथ जैसे कि आपने कहा, ये 100% गाजा के अंदर कमिट भी कराएंगे। मैं गाजा में अगर आर्मी भेजी तो फिर मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ खुद अपने देश में नहीं टिक पाएंगे। विवेक जी, अगर गाजा में आर्मी भेज दी, गलती से भी ये कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है इसी मामले में नहीं, इसी मामले में फंसे हुए हैं, और अगर फौज गाजा में उतार दी पाकिस्तान ने, तो फिर पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन कोई नहीं रोक पाएगा। सिविल वॉर धरा हुआ है पाकिस्तान में। विवेक, पाकिस्तान के अंदर जो अभी बवाल हुए थे 3 महीने पहले, उन्होंने 250-300 आदमी मारा। क्यों मारा? किस बिना पे वहां पे शुरू हुए थे? ये इसलिए हुए थे कि पाकिस्तान, आप इजराइल का एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते जा रहे हो, जो उनको। और मैं आपको बताऊं, ये आर्मी कमिट नहीं कर रही है, फिलिस्तीनियों को मरवाएंगे। ये ऑलरेडी में कर चुके हैं, 20-25 हजार को पाकिस्तानी फौज उनको मार चुकी है। और फिर बताता हूं आपको, अमेरिका इनसे इजराइल को मान्यता भी दिलवाएगा। ये लंबे खेल है। नहीं, तब तो सर चुपचाप हो गया था, अब चुपचाप नहीं होगा ना। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। तब तो जॉर्डन के पास सेना भेज के इन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमला करवा दिया, फिलिस्तीनियों को मरवा दिया, तब किसी को कानो कान पता नहीं चला। अब तो इतिहास हो गया, अब कोई इस बारे में बात नहीं करता। और पाकिस्तान में तो वैसे भी जो आर्मी नहीं बताती वो पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं चलता। चुग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं स्वर्ण सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। चुग साहब कुछ कह रहे थे समय। मैं थोड़ा दबी आवाज में कहना चाहूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप समझदार हैं, सारे समझ जाएंगे। देखिए, श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि जिक्र कर रहे थे कि यूएस और भारत की एक कोलैबोरेटिव तकनीक होनी चाहिए टू काउंटर टेररिज्म, मगर रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म उन्हीं के द्वारा स्प्रेड किया जाता है, स्पॉन्सर्ड है जी, एंड वो सारे कंट्रीज की तरफ स्प्रेड किया जाता है, जो मैंने पहले जिक्र किया। एंड दूसरा, 9/11 वाज आल्सो प्लान्ड बाय हुम? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिस पर्सन ने ओन किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, एंड मैं दबी आवाज में बोल रहा हूं, और इंश्योरेंस करवाया था, एंड फिर उसके बाद हर रोज ऑफिस जाते थे, मगर उस दिन ऑफिस नहीं गए थे जिस दिन अटैक हुआ था। एंड जो प्लेन भी जैसे उस बिल्डिंग में क्रैश हुआ था, उस बिल्डिंग के अंदर जैसे क्रैश हुआ गया था, उसका एक मीडिया क्लिपेज आया था कि वहां पे तो कोई क्रैश हुआ ही नहीं था। वो तो बाद में कहा जाता है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को ऐसे ही ध्वस्त कर दिया गया, वहां पे तो कोई प्लेन के कोई डेब्रिस वगैरह भी नहीं मिले। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यूएस अपने ही लोगों को मरवा तो सकता ही है, और ये यूएस नहीं है, ये डीप स्टेट है। तो बाहर के कंट्रीज को क्यों नहीं मरवाना चाहेंगे? इसलिए ट्रंप तो एक छोटा आदमी है जी, जो अपनी खुद की स्पेस बनाना चाहता है, क्योंकि बेचारा कंफ्यूज्ड है ओल्ड एस्टेब्लिश डीप स्टेट में भी और न्यू एस्टेब्लिश डीप स्टेट में भी। और भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि मैं पहले भी जिक्र किया है, ट्रंप के कैबिनेट में जितने भी लोग हैं वो जॉर्ज सोरस के आदमी हैं। जॉर्ज सोरस वही आदमी है जो एंटी भारत है। अब एंटी भारत विद इन भारत से बेचारा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसकी कुर्सी छीनने के कतार पे है। सो जॉर्ज सोरस इज एन एजेंट ऑफ द ओवरऑल डीप स्टेट। डीप स्टेट वो खुद नहीं है, छोटा आदमी बेचारा, मगर उसकी खुद की कुर्सी बेचारी परेशानी में है। तो अल्टीमेटली वो अब थ्रू द कैबिनेट वो सारी चीजें हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। और इस टाइम पे, जैसे मैं करेंसी का भी जिक्र किया, मैं और फर्दर जिक्र करता हूं, जिसमें 50 जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्टेट्स हैं, उसमें से 32 स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट हो गया है। यानी कि जो करेंसी वो छाप रहे थे, जो वर्ल्ड में टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, वॉर या फेक नासा के थ्रू मून पे लैंडिंग, मैं फेक बोल रहा हूं क्योंकि उसको भी बनाया गया था, बनावटी था, ये सारी चीजें प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से पॉसिबल थी। अब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से पॉसिबल नहीं हो रही क्योंकि भारत ने ब्रिक्स का निर्माण करके यूनिट एज अ करेंसी लॉन्च कर दी। तो सारी आग ही भारत के अगेंस्ट है। इसलिए आप देखेंगे
वर्ल्ड ओवर जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे भारतीयों के अगेंस्ट रेसिस्ट अटैक्स बढ़ेंगे। एंड स्पेशली जैसे मुल्ला मुनीर को वो इसलिए पनाह दे रहा है ट्रम्प क्योंकि वो एंटी भारत भी और एंटी हिंदू भी है। तो इसलिए जो एनआरआईज भाई बंधु हैं जो अक्रॉस ग्लोब हैं, जैसे ज्यूज के अगेंस्ट वर्ल्ड ओवर परेशान कर रहा है ज्यूज को, वैसे ही भारतीयों को भी वर्ल्ड ओवर परेशानी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरा करेंसी फाइनेंशियल सिस्टम का वॉर है जी, जिसका एक छोटा एंगल जो हम छोटी छोटी चीजों में हम देख रहे हैं। चाहे इसके लिए पाकिस्तान का ही कनेक्शन क्यों ना स्टैब्लिश करना पड़े, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चुग साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं स्वर्ण सिंह जी। स्वर्ण सिंह जी, क्या ये सिर्फ दुनिया के बाकी देश नहीं देख रहे, यूरोप नहीं देख रहा, साउथ एशिया में तो खैर चाइना देखेगा नहीं, चाइना तो मसूद अजहर को सपोर्ट कर देता है, यूएन में जाकर वीटो लगा देता है, वो तो खैर उससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी के देश? देखिए सब देश देख रहे हैं, और ख़ासतर आपने देखा होगा कि जो बड़े इस्लामिक देश हैं, वो चाहे चीन का रवैया हो मुस्लिमों को लेकर या अमेरिका का रवैया हो मुस्लिमों को लेकर, वो मुस्लिमों के फेवर में या उनके लिए उनके समर्थन में आवाज़ नहीं उठाते। अक्सर वो हमेशा ट्रांजैक्शनल ध्यान करते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हो सकता है किसी, चाहे वो चीन के साथ दोस्ती करके हो या अमेरिका के साथ दोस्ती करके हो। और जो अभी बात हुई कि डीप स्टेट जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप को काम नहीं करने दे रहा है, उन्हीं के एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल हैं, उनकी पिछले साल किताब आई थी, उसका टाइटल है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। काफ़ी पॉपुलर हुई वो किताब। उसमें मुद्दा यही है उसमें सारी किताब में कि किस तरह से पहली फर्स्ट टर्म में राष्ट्रपति ट्रंप को डीप स्टेट ने काम नहीं करने दिया। और ठीक इसी तरह हम पाकिस्तान की डीप स्टेट की भी बात करते हैं, जिसमें आईएसआई बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाती है। पर आप जो बात कह रहे हैं कि अगले सप्ताह जो फील्ड मार्शल मुनीर जाने वाले हैं व्हाइट हाउस, उनके लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज होने वाला है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहेंगे कि किसी तरह से उनसे हाँ करवाएं कि पाकिस्तान अपनी फौजें तैनात करेगा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में गाजा में, जो बड़ा मुश्किल काम है जनरल मुनीर को मानना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जैसा भी है अभी है पाकिस्तान में, संविधान के हिसाब से इस तरह की फोर्सेस की अब्रॉड डिप्लॉयमेंट करने के लिए नेशनल असेंबली का अप्रूवल चाहिए, नेशनल असेंबली में अप्रूवल चाहिए। चाहे वो कैसे लिया जाएगा वो बात की बात है, पर मतलब ये कि देश में पॉलिटिशियंस में पाकिस्तान की ये बहस छिड़ेगी, क्योंकि बहुत प्रो पैलेस्टाइन सोच है पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस। 110% है सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सारे लोग प्रो पैलेस्टाइन है, और किस तरह से नेशनल असेंबली को मनवाएंगे कि पाकिस्तान की फौज जो है वो इजरायली फौज के साथ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां तैनात करे। क्योंकि ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पहले हाँ करे, क्योंकि मुस्लिम देशों में पाकिस्तान सबसे बड़ी ताकतवर सेना वाला मुल्क है, और ज्यादातर जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप, क्या आप कह रहे हैं कि इस बार की मीटिंग में ये डिमांड करेंगे कि आप गाजा में अपनी फौज उतारिए, क्योंकि इस पर बात तो पहले हो चुकी है, इसीलिए बुला रहे हैं उनको। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है, फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि अभी औपचारिक रूप से इस तरह की कोई भी हमें डिमांड नहीं आई है, इसलिए हम अभी बहस नहीं करेंगे, पर अंदर में ये बातचीत चल रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि यदि जनरल मुनीर मान जाए तो देश मान जाएगा। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली इस बात को लेकर। मुल्ला मुनीर तो फंस गया फिर स्वर्ण सिंह जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उनको अभी सोचना पड़ेगा कि क्या करें वो इस हालत में, क्योंकि उनके बस में नहीं है संविधान के हिसाब से कि वो फौज अपनी मर्जी से भेज दें गाजा में। नेशनल असेंबली का अप्रूवल चाहिए होगा, तो उसके लिए बहस छिड़ेगी पाकिस्तान में, और वो सामने आएगा कि सारे लोग प्रो पैलेस्टाइन हैं, फौज को नहीं भेजना चाहते, तो उनके लिए मुश्किल होगी कि किस तरह से भी ये मनवाएंगे अपनी सरकार से। या हो सकता है असीम मुनीर खेल जाए इसमें, वो फौज भेज दें और नेशनल असेंबली की मोहर लगवा दे, और बाद में कुछ रिफ्ट हो तो बोले शहबाज शरीफ ने किया, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हटा दो इसको कुर्सी से, और उसके बाद तख्ता पलट करके खुद रिजीम के टॉप पर आए, तो चित भी मेरी पट भी मेरा। नहीं, ये केवल देश की राजनीति तक सीमित नहीं है ना, उनका फिर सऊदी अरेबिया से रिश्ता कैसा रहेगा? सऊदी अरेबिया इसको अप्रूव करेगा, यूएई इसको अप्रूव करेगा कि पाकिस्तान फौज भेज रहा है? मिडिल ईस्ट में कोई नहीं मानेगा इस फैसले को जी। तो दोनों
विदेश नीति में और अंदरूनी पॉलिटिक्स में दोनों जी। तरफ से चिंता होने वाली है अभी। जी, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी। देखिए, चूक साहब ने बड़े ही बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय उठाया है, और ये जाहिर है कि इसके बारे में अगर चर्चा अगर करना शुरू कर दें तो कितने घंटे बीत जाएंगे और बात खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं अवश्य इस बात को कहना चाहूँगा कि जो डीप स्टेट का जो चैलेंज है वो पूरी मानवता के समक्ष उससे बड़ा चैलेंज हो नहीं सकता। और ये जो पूरी जो दुनिया में किस तरीके का जो डिसऑर्डर, कियास, हर तरीके का कंफ्यूजन, युद्ध, हिंसा और साजिशें, उसमें जो डीप स्टेट की जो भूमिका है वो सबसे बड़ी है। और ये एक फैक्ट है, एक रियलिटी है। और ये जो डीप स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जाहिर है कि ये ओपन तरीके से काम नहीं करते, ये हिडन तरीके से कार्य करते हैं। और ये हर तरीके के जो गैंगस्टर्स का प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया, वो गैंगस्टर वाला भी काम करते हैं, क्रिमिनल का भी काम करते हैं, और मैं कहूँगा टेररिस्ट का भी काम करते हैं। वो सारा कुछ उनके अंदर वो सब सारे वो जो अवगुण हैं, जो दुर्गुण हैं, वो सारे मौजूद होते हैं। लेकिन वो जाहिर है कि एक पर्दे के पीछे से और एक आवरण, सिविलाइज्ड वर्ल्ड का इत्यादि इत्यादि का आवरण ओढ़ करके सारे घटिया से घटिया और नकारात्मक काम करते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जाहिर है कि उसका प्रमाण वो छोड़ते नहीं, कि कोई घटना, बड़ी से बड़ी घटना अगर हो गई तो उसमें डीप स्टेट हो सकता है, और जिस निसंदेह उसमें होती ही ये भूमिका। लेकिन क्योंकि वो प्रमाण नहीं छोड़ते, इसलिए आप उनके ऊपर सीधा सीधा कुछ कह नहीं सकते, किसी कोर्ट में कोई केस नहीं चल सकता, इत्यादि इत्यादि। एक रियलिटी है, फैक्ट है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व में एक रेडिकल लेफ्ट लिबरल, जिसको मैं कहता हूं लेफ्ट लिबरल रेडिकल इस्लामिक कबाल कार्य करता है, और जॉर्ज सोरोस उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और जॉर्ज सोरोस के अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में एक्टिव हैं। और चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, इस तरीके के एलिमेंट्स हर जगह एक्टिव होते हैं। लेकिन यह है कि ये छुपे तौर पे काम करते हैं, कभी सामने नहीं आते, और हर तरीके का मैनिपुलेशन, हर तरीके की जो अव्यवस्था को कहीं करने ऐसा में। तो और नहीं इन सब के केंद्र में जो है, इन सब के पॉइंट पे वो ट्रेड डील ही है, मिला जुला कर बार बार मुनीर को बुलाना। बेशक गाजा में सेना भेजने की बात हो रही होगी, कुछ चंदा वंदा देने की भी बात हो रही है। IMF से अभी $1.2 बिलियन का लोन दिलवाया है, सैंक्शन करवाया अमेरिका ने। लेकिन कहीं वो ट्रेड डील वाली बात भी तो नहीं है इसमें कि विवेक जी, इसकी देखिए, वजह से मैं पाकिस्तान जो को बात पुचकारा जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान को पुचकारना तो नहीं, मैं कहता हूं पाकिस्तान का ये शोषण करते हैं, पूरा एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान का हर तरफ से होता है। उसकी टेरिटरी को अमेरिका ने हमेशा से इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान के जो ये हुक्मरान हैं, वो जितने ब्लाइंड साइटेडनेस पाकिस्तानी हुक्मरानों में है वो दुनिया में शायद किसी के पास नहीं होगी। वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को टॉप पे रखते हैं और अपने राष्ट्र के इंटरेस्ट को सेकेंडरी रखते हैं। जब कभी ये तालिबान को खड़ा करते हैं, और जब उसके सिर पर, मुशर्रफ के सिर पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश गन रख देता है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो रातों रात जो है पलट जाते हैं, और फिर वो फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर पाकिस्तान सामने आ जाता है। और अभी आप देखिए, तो अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं कि ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं अभी जाने वाले हैं, लेकिन इनकी जो है सांस जो है हलक में अटकी हुई है, कि अब क्या करें। अब इधर अगर अमेरिका को नाराज करें कि कट्टरपंथियों को नाराज करें। यदि अमेरिका की बात मान लेते हैं तो कट्टरपंथी नाराज हो जाएंगे, और कट्टरपंथियों की अगर बात मान लेते हैं तो ट्रंप साहब नाराज हो जाएंगे। तो आगे खाई पीछे कुआं, ये वाली जो स्थिति है। लेकिन मैं अवश्य ये कहूंगा कि पाकिस्तान के जो हुक्मरानों ने अपने राष्ट्र के हितों को चूंकि हमेशा सेकेंडरी रखा, और इसी बात को इमरान खान बड़ी आलोचना करते हैं, और इमरान खान इसी वजह से जेल में है क्योंकि वो पाकिस्तान की सेना की कमियों को उजागर कर रहे थे। इमरान खान ने तो हमारे विदेश मंत्री CS जयशंकर के वीडियोस को जलसों में चलाया, और ये कहा कि देखो, किसी देश का विदेश मंत्री, भारत का विदेश मंत्री ऐसे बात करता है। भारत का विदेश मंत्री किसी के सामने झुकता नहीं है, वो जो है सीधी सीधी बात करता है। और इस तरीके की स्वतंत्र एक ऑटोनॉमस जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर संचालित होने वाली जो विदेश नीति है वो भारत कंडक्ट करता है, पाकिस्तान नहीं करता। और यही बात पाकिस्तानी जो मिलिट्री रूलर्स को, जो वहां के रियल रूलर्स हैं, पसंद नहीं आती, और इसी वजह से वो जेल में है। जब तक ये नहीं बोलते थे तब तक वो सत्ता पे बने हुए थे। तो ये पाकिस्तान का भी डीप स्टेट, जाहिर है कि वो इमरान खान को पूरी तरह से तंग कर रहा है, और दुनिया के जितने भी डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं वो हर तरीके की ऐसी अव्यवस्था करते हैं। इसलिए मैं चुक साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन ये बहुत एक बड़ा विषय है। लेकिन अब एक जो पैरेलल जो एक वर्ल्ड चलता है, एक दिखावे का, सामने की दुनिया और एक पीछे वाली दुनिया, तो सामने वाली दुनिया की अगर बात कर लें तो मेरा ऐसा मानना है कि
ये जो पाकिस्तान जी। के फील्ड मार्शल मुनीर की जो अमेरिका की जो तीसरी यात्रा 6 महीने के अंदर होने वाली है, उसमें वो काफी मुश्किलों में फंस सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन फोर्स को यदि उन्होंने कमिट नहीं किया तो फिर जाहिर है कि तो वे ट्रंप के मुसीबत साथ में उनके फंसेंगे, संबंध यानी ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। स्थिति दर्शक समझ गए हैं कैसी हो चुकी है। मलिक साहब से एक सवाल। मलिक साहब, उसके बाद मैं स्वर्ण सिंह जी आपका रिएक्शन जानने के लिए आ रहा हूं जल्दी से। मलिक साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे हों कि वो भी कुछ ऐसा सीन क्रिएट करें जिससे भारत को तकलीफ हो या भारत अनकंफर्टेबल महसूस करे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को तकलीफ हो रही है पिछले 6 महीनों से, जो विजिबल है। और ये तकलीफ ऐसे नहीं है, बहुत सारे ग्राउंड्स इंटरनेशनल मीडिया में है। सबसे बड़ी तकलीफ उनकी ब्रिक्स और उनकी ब्रिक्स, ये हम इसको कह के छोड़ देते हैं। आप ये समझिए, दुनिया पे राज अमेरिका डॉलर के बेसिस पर करता है और डॉलर के सप्लाई डिमांड का पूरा खेल है। और ब्रिक्स के देशों ने ये चैलेंज किया, ये चैलेंज नहीं, एक तरह से ये महसूस करके चैलेंज किया है कि देखिए, ये जो डॉलर को जब तक आप कमजोर नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, इसकी मोनोपोली को नहीं तोड़ोगे, तब तक अमेरिका अपनी ही चलाता रहेगा, अपनी मोनोपोलिस्टिक अपनी बातों से कभी बाज नहीं आएगा। यही देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत लॉन्ग टर्म का खतरा मान रहे हैं। यही इसलिए उन्होंने कहा था कि बीच में आपने याद होगा कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज में उन पर 10% एक्स्ट्रा चार्ज लगाऊंगा। हालांकि वो लगा नहीं अभी तक, लेकिन उनकी हर बात से ये विदित होता है, ये साफ साफ नजर आता है कि ब्रिक्स उनकी आंख का कांटा है। वो हर कीमत पर चाहते हैं कि भारत ब्रिक्स से आउट हो जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारत ने कुछ ऐसे अपने डिसीजंस लिए हैं जो अमेरिका को नहीं भाए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब को पर्सनली उनको पसंद नहीं आए। मुनीर साहब के सामने पिचिंग करना, उनको कहना कि कनाडा से इंदिरा से इंडिया जाते हुए पहले हमारे पास आइए। और इसके पीछे उनकी मोदी साहब की एक बहुत बड़ी समझ ये रही है कि उनको पता ही नहीं कि डोनाल्ड साहब कब कहां बोल दे, इंटरनेशनल मीडिया में कैसे चीजों को प्रेजेंट कर दे, क्या उनके ट्रूथ सोशल पे लिख दे। ये सब चीजें वे एक बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेसी का साथ दिया, ये उनको कैसे भाएगा। तीसरी बात, पुतिन साहब की बात आती है। देखिए, जब आप कोई एक्शन होता है ना, उसका रिएक्शन अवश्यम भावी है। अब उनको लगता है, मतलब आप ये कह रहे हैं मोदी सरकार से अमेरिका का डीप स्टेट परेशान है 100%। और ट्रंप बहुत बड़े कोई तुरुप का इक्का नहीं है, वो बस एक मोहरा के जैसे डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे चुग साहब बोल रहे थे, संजीव साहब बोल रहे थे, ये बात बिल्कुल इसमें क्लियर है कि जैसे 2024 से पहले ओपन सोरोस ने बोला था $1 बिलियन मैं कमिट करूंगा। अब $1 बिलियन वो किसी का अकाउंट में थोड़े देने वाले। देखिए, उनके बहुत मोहरे होते हैं, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, सबको काम पे लगाया जाता है कि आप पर्टिकुलर कंट्री को बदनाम कीजिए, सिस्टम को बदनाम कीजिए। आप हमारे देश में रहे होगे, सिस्टम पे अटैक हो रहे हैं। थर्ड रिजीम में इतनी स्टेबिलिटी भी रास नहीं आ रही होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत की, वो भी हजम नहीं कर पा रहा होगा अमेरिका का डीप स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जल्दी से स्वर्ण सिंह जी से एक रिएक्शन ले लो, कुछ कहना चाहते हैं स्वर्ण सिंह जी। आप पूछ रहे थे कि क्या फील्ड मार्शल मुनीर को जो तीसरी बार दावत मिली है 6 महीने में, वो क्या भारत से जो ट्रेड डील होने वाली है उसकी तरफ कोई और दबाव बनाने की कोशिश है, या पुतिन के दौरे का साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट है या नहीं है, मुझे लगता है वो बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। आप देखें कि 2 बार, पिछली अगस्त में और अभी दिसंबर में, 10 दिन पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कह चुके हैं कि भारत ने बेस्ट डील हमें ऑफर कर दी है और ड्राफ्ट ट्रंप के सामने है। तो 2 बार ट्रंप साहब ने उस ड्राफ्ट को अभी तक क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, उसका साफ है कि वो अभी पिछले सप्ताह जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी उन्होंने जारी की है, उसमें एक बार फिर उन्होंने लिखा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया है। मुझे लगता है यदि भारत आज ये बात सार्वजनिक तौर पे औपचारिक तरीके से कह दे कि हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था और हम उनको नोबेल पुरस्कार देने की एकदम समर्थन में है, मुझे लगता है कल साइन हो जाएगी आपकी ट्रेड डील। उनको वो एक दुखती रग है राष्ट्रपति, ईगो मसाज चाहते हैं बेसिकली, ईगो मसाज वो उनका है। मुझे लगता है वो बड़ी वजह है कि ट्रेड डील क्यों नहीं हो पा रही, नहीं तो ट्रेड डील 2 बार ड्राफ्ट उनके अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कह चुके हैं। स्वर्ण सिंह जी, डोनाल्ड ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि मसाज पार्लर उनका पाकिस्तान हो सकता है, उनका मसाज पार्लर हिंदुस्तान नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान आज की तारीख में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। हालांकि डिफरेंसेस में भी काफ़ी रहेंगे, लेकिन फिर भी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। और 50% टैरिफ पर हमने सर्वाइव करना अब ऑलमोस्ट
सीख लिया है, हम उसको सर्वाइव कर रहे हैं। थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, वो भी टैकल हो जाएंगे आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म, वो भी कंप्लीट हुए। थोड़ा वक्त होता तो और मैं इसको समझने की कोशिश करता अपने तमाम पैनलिस्ट से, लेकिन वक्त सीमित है, माफी चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं आपको एक बात सीधी तौर पर, साफ तौर पर कह देना चाहता हूं, ये नया हिंदुस्तान है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों को समझौते की ताक पर नहीं रखेगा, समझौते के तराजू पर नहीं रखेगा। इंडिया बोल रहे हैं फिलहाल इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्रॉस कॉन्टेस्ट की। सवाल है आज का, झारखंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है रांची और ऑप्शन बी है रायपुर। सही जवाब भेजिए 724077 724077 पर व्हाट्सएप पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।